So hello students, today we are going to start our new chapter of civics book, chapter first, whose name is the Indian Constitution। तो बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, मीन्स किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आजकल अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे देश हैं संसार में जिनके पास खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, वो सभी डेमोक्रेटिक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर दोज कंट्रीज इन विच द पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी फोर्स। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कई उद्देश्यों से हमारी सहायता करता है हमारे देश में। जैसे कि अगर हम सबसे फर्स्ट नंबर की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उन आइडियल्स, उन विचारों के ऊपर निर्भर करता है जिससे लोग अपने जो उनके सपने होते हैं, जैसे वो चाहें वैसे वो सरवाइव कर सकते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर के बारे में बताता है। जैसे कि एक कंट्री में अक्सर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग हर बात पर एक दूसरे कम्युनिटी के लोगों से सहमत हों। एक ना एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब वो एक दूसरे के अपोज होंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उन लोगों के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर हम बात करें तो दो समुदायों के जो रूल्स, जो रेगुलेशंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं, जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपस में वर्क करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी उसे सॉल्व करने में हेल्प करता है। यहाँ आगे दो सिचुएशंस दे रखी हैं जो कि इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर्स की हैं, जो कि नेपाल है। ठीक है, तो यहाँ नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में एक पीपुल्स का जो मूवमेंट हुआ था, एक लोगों का मूवमेंट हुआ था वहाँ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। और 2006 में नेपाल में जो राजा के पास जो पावर्स थी, जो राजा वहाँ शासन कर रहा था, उस सरकार को हटा के वहाँ डेमोक्रेसी लाई गई और वहाँ 2006 में डेमोक्रेटिक कंट्री नेपाल बना। और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने वहाँ एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया नेपाल में, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इसका जो कारण था कि वो लोग नहीं चाहते थे कि जो उनका जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था वो वर्क करे, जो राजा के जो रूल्स रेगुलेशंस थे वहाँ चलें, लोग उनके अकॉर्डिंग चलें। तो इसलिए लोगों ने वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल किया, थोड़ा सा मूवमेंट किया। तो उसके बाद राजा की पावर्स को फिनिश करके वहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई और लोगों के द्वारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक फ़ुटबॉल गेम की, तो जिसमें क्या होता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं और कोई भी उन्हें चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, सेम उसी टाइप से जो नेपाल था वहाँ मोनार्ची गवर्नमेंट थी। मीन्स मोनार्ची गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो राजा के द्वारा चलाई जाती है, या फिर जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो या तो आइदर अ किंग लेगा या फिर और अ क्वीन लेगी। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, वो 2015 में बना। ठीक है,
तो वहाँ फिर राजा की जो किंग की जो गवर्नमेंट थी उसे हटा के जो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ बनाई गई, मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें लोग आपस में कोई राइट जब पास करना हो तो आपस में उसके ऊपर डिबेट करके उसे पार्लियामेंट में उसके बाद उसे पास करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी प्रोवाइड कराता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक नागरिक को कुछ राइट्स भी प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम इसके की फ़ीचर्स की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के की फ़ीचर्स क्या हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया हमारे इंडिया में। तो इसके जो फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब को जाना जाता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। 1934 में एक एम.एन. राव के सुझाव दिया गया था भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जिसके कारण से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और फाइनली 1950 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री में लागू हुआ। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कुछ लोगों को चुना भी गया था। ठीक है, तो उन्हीं लोगों के द्वारा उसमें कई सारे रूल्स अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाकर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जोड़ा गया था। फिर उन्हीं के द्वारा रूल्स रेगुलेशन को बनाया गया था, तब जाके हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज़्यादातर जो फैक्ट्स थे वो हमारे ज़्यादातर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से लिए हुए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फेडरलिज्म का, जिसे हम क्लास 6 की बुक में पढ़ चुके हैं। तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है, गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर जो उसकी अलग अलग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनके थ्रू वो पावर डिवाइड हो जाती है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसका पूरी कंट्री पर जो शासन करती है, और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी पावर केवल उसी स्टेट्स के लिए होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें इसके फीचर्स की, तो वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है। मीन्स ऐसे लोग जो लोगों के द्वारा, जो किसी देश में रहने वाले सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो लोग गवर्नमेंट होते हैं, वो लोग सरकार बनाते हैं। और कोई रूल या कोई एक्ट पास करना होता है तो वो लोग पार्लियामेंट में बैठ के सबसे पहले उसके ऊपर डिबेट करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जब पूरी तरह से वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर उस एक्ट या उस रूल को वो पूरे देश में पास करते हैं। और लोग कैसे उन्हें इलेक्ट करते हैं? अपना वोट देकर, जो कि हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर्स की, तो ये थर्ड फीचर्स है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करा रखा है। अगर इसकी हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे पास गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? 3 हैं। वो हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो पावर्स होती है वो इन्हीं तीनों के थ्रू, इन्हीं तीनों में डिवाइड हो जाती है। इन तीनों को जो गवर्नमेंट होती है वो पावर्स को प्रोवाइड करा देती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 मेन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल में हम आगे इसी बुक के 3rd चैप्टर में स्टडी करेंगे, 3rd यूनिट में स्टडी करेंगे। जो 4th फीचर्स है वो है फंडामेंटल राइट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रत्येक नागरिक को कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है, जिनके थ्रू अगर उस सिटीजन का अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है तो वो अपने राइट्स को लेकर उसे न्याय जरूर मिलेगा, और उनसे वो कोर्ट भी जा सकता है और उसके साथ न्याय जरूर होगा। तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वलिटी। It means that every citizen are equal
इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मीन्स सरकार की नज़र में अगर हम बात करें तो देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक उनके लिए एक समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे फिर गरीब हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वोट देने की, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे किसी भी कास्ट का हो, सारे लोग एक साथ मिलकर ही लाइन में लगकर ही वोट डालते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कोई पहले डाल देगा या फिर कोई बाद में डाल देगा। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड राइट की, तो वो राइट है राइट टू फ्रीडम। प्रत्येक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता कैसे, मतलब वो अपने विचारों को शांति से, जो उसके विचार हैं, जो एक्सप्रेशन है, वो दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। अब वहीं अगर हम बात करें फ्रीडम की, तो ऐसी फ्रीडम नहीं है कि वो चाहे तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, मारपीट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं आप लोग कहो कि फ्रीडम है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। फ्रीडम उसी के लिए कि वो अपने विचार हैं, अगर वो गवर्नमेंट किसी रूल से सेटिस्फाई नहीं है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात को सरकार से कह सकता है। कहीं आप लोग समझो कि भैया हम तो फ्रीडम है, तो हो सकता है आप किसी को लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ कि हम तो फ्री हैं, तो ऐसा नहीं है। तीसरे राइट की हम बात करें तो वो राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। अगर कहीं आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो आप इस राइट की हेल्प से सरकार के पास जा सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा। कि ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मान के चलो एक लेबर है, उसे सैलरी कम दी जा रही है और उससे वर्कलोड ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ये एक तरह से उसका डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो सरकार के पास जा सकता है और वहाँ उसे न्याय ज़रूर मिलेगा। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अपने अपने धर्मों को लेकर लोगों के पास पूरी स्वतंत्रता का अधिकार है। मीन्स जिस रिलीजन, प्रत्येक रिलीजन में रहने वाले लोग अपने फेस्टिवल्स को, अपने रीति रिवाज को कस्टम्स के अनुसार सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसा किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। जैसे कि वहीं अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया दुबई की, तो वहाँ जो मुस्लिम लोग ही केवल अपने फेस्टिवल्स को पब्लिकली सेलिब्रेट कर सकते हैं, जबकि अलग कास्ट के, अलग कम्युनिटी के, अलग रिलीजन के लोग अपने फेस्टिवल्स को पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उनके ऊपर केस फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट राइट की बात करें वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, सभी को शिक्षा का अधिकार है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। हर विलेज में उसने एक प्राइमरी स्कूल को इस्टेब्लिश किया हुआ है, ताकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रत्येक सिटीजन को अलाउ करता है कि अगर उसे लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं माने जा रहे हैं या उनका शोषण किया जा रहा है, तो वो सीधा जाके कोर्ट जा सकता है और अपने न्याय पा सकता है। ठीक है, और उसे न्याय ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारा संविधान है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने हमें ये राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। और इसका जो लास्ट फीचर्स है वो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि ऐसा देश जिसमें सारे धर्म, मतलब एक धर्म के अलावा जो और भी धर्म के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हों। मीन्स अवर इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, सिख, क्रिश्चियन, सारे धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो एक ऐसी कंट्री जिसमें सारे धर्म के लोग, सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, उसे हम सेकुलर कंट्री कहते हैं। तो ये राइट, ये फीचर्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड कर रखा है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।